इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप इंटीग्रेशन एक्सप्रेशन देखें तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम रीड करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और अगर इंटीग्रेशन को हमको समझना है तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं और हमको कोई फंक्शन मिलता है यहाँ पे, तो हम इसको डिफरेंशिएट करने पे ये मिलना चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है कि हम यहाँ एक कांस्टेंट भी ले लेते हैं और इसको कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब अगर हम इस चीज को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको वापस से एफ एक्स मिलना चाहिए। ये कांस्टेंट है, दिस इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वो वैसे भी डिफरेंशिएट होके जीरो ही देगा। तो ये कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन अपना वैल्यू लेगा, बट अगर कुछ ना बता हो तो हमको यहाँ पे इसे लिखना पड़ेगा। सो दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना, दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब एक चीज तो समझ में आ गया कि जब हम इस चीज को डिफरेंशिएट करेंगे, अगर हमको इंटीग्रेट करके कुछ मिला है तो उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस वही फंक्शन मिलना चाहिए। करेक्ट। तो इस तरह से मेरे पास कुछ बेसिक रूल्स हैं। इस चीज को इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि एन का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं एन का वैल्यू अगर -1 हो गया तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा डिनोमिनेटर में। इसीलिए एन इक्वल टू -1 को हम लोग रिजेक्ट करते हैं। अब एक चीज चेक कर लेते हैं कि अगर हम इस चीज को डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में तो क्या मिलता है। तो आपको याद होगा ये डिफरेंशिएट होके बनेगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा जीरो। आप देख सकते हैं कि ये वापस से एक्स टू द पावर एन बन चुका है डिफरेंशिएट होने के बाद, विच इज द सेम एज द फंक्शन जो कि इंटीग्रेट हुआ। राइट। इसी के बेसिस पे मैं आगे के भी रिजल्ट्स लिख लेता हूँ और आप सबको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करिएगा आपको साइन एक्स मिल जाएगा। ये कुछ बेसिक्स है जो अभी हमें जरूरत पड़ेगी, और भी बहुत सारे फॉर्मूला है बट मैं उन्हीं को ले रहा हूँ अभी जिनकी हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ सकती है। तो ये फॉर्मूला जो है ये हमें याद रहने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर के एक कांस्टेंट है तो आप उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले जा सकते हैं ऑल्सो। तो आप इसको इस तरह से इंटीग्रेट, अगर प्रोडक्ट हुआ तो क्या करना है, दैट अगेन इज समथिंग विच यू डिस्कस इन मैथमेटिक्स बाई पार्ट्स लगा के। वो अभी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम यहाँ यूज भी नहीं कर रहे हैं। हमें बेसिकली ये रूल्स याद रखने हैं। राइट। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं।
लेट्स से हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो ऐसे लिख लेते हैं। 2c1 प्लस c2 एक नया कांस्टेंट हो जाएगा। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो हो गया। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिए, इसको मैं डायरेक्टली ऐसे भी कर सकता था कि मैं 2x dx e टू द पावर x dx इंटीग्रेट करता और अलग अलग कांस्टेंट की जगह एक सिंगल कांस्टेंट ही पुट कर देता, तो भी मेरा रिजल्ट वैसा ही आता। तो रादर देन पुटिंग कांस्टेंट फॉर ईच एंड एवरी इंटीग्रेशन, मैं फाइनली लास्ट में एक सिंगल कांस्टेंट भी पुट कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैंने इसके लिए अलग से C1, इसके लिए अलग से C2 पुट नहीं किया, मैंने पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट कर दिया और लास्ट में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पुट कर दिया जो दोनों को रिप्रेजेंट कर देगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो प्रॉब्लम ये है कि ये और ये पैरामीटर मैच नहीं हो रहा है। तो अगर पैरामीटर मैच नहीं हो रहा है तो मैच कराना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, 2x को t मान लेता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में। तो dx की वैल्यू आ जाती है dt/2। अब मैं क्या करता हूँ, e टू दी पावर 2x की जगह t लिख लेता हूँ और dx की जगह dt/2 लिख लेता हूँ। हाफ को बाहर ले जाता हूँ, e टू दी पावर t dt। हाफ बाहर है, e टू दी पावर t dt का इंटीग्रेशन अब हम डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो मैच कर रहे हैं। तो ये बनेगा e टू दी पावर t प्लस सम कांस्टेंट। ये आएगा e टू दी पावर t/2 प्लस c1/2। वापस से t के जगह 2x रख लेते हैं और c1/2 हमारा फाइनल कांस्टेंट बन जाएगा c। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन दैट वी नीड टू डू। तो कई बार हमें सब्स्टिट्यूशन लगाकर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ता है। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी सब्स्टिट्यूशन का। लेट्स से आई वांट टू इंटीग्रेट और ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में मेरे को दिख तो रहा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, ax प्लस b को t मान लेता हूँ, टाइम t x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ। अब मैं अपने इंटीग्रेशन को वापस से कंसिडर करता हूँ, dx की जगह लिख लेता हूँ dt/a और ax प्लस b की जगह लिख लेता हूँ t। 1/a को बाहर करता हूँ, dt/t। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, dx/x ln x था तो dt/t ln t होगा, प्लस सम कांस्टेंट 1/a ln t प्लस c1/a। सो 1/a ln
टी की जगह वापस ए एक्स प्लस बी रख देते हैं, और सी वन प्लस ए हमारा एक कांस्टेंट है, नया कांस्टेंट जिसको हम सी बुलाते हैं। दिस इज हाउ अगेन वी हैव यूज्ड सब्स्टिट्यूशन, जिससे कि हमने अपने एक्सप्रेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज किया। पहले वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं था, हमने सब्स्टिट्यूशन करके हमारे इंटीग्रेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सेट किया। ठीक है, दिस इज हाउ वी परफॉर्म indefinite integration. Right now we are performing indefinite integration, right? अच्छा, what is definite integration? तो कई बार आपको इंटीग्रेशन इस फॉर्म में दिखेगा। तो सबसे पहले तो एफ एक्स इंटीग्रेट होके कुछ कैपिटल एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, और इस बार यहाँ पे लिमिट्स दिया हुआ, तो अगर लिमिट्स दिए हुए हैं तो वो डेफिनेट इंटीग्रेशन। फिर वो सॉल्व होगा, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस, फिर लोअर लिमिट। तो यहाँ पे आपको कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं देखने मिलेगा, एंड दिस इज नथिंग बट दी डेफिनेट इंटीग्रेशन। आप अगर एफ ऑफ एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स मिलेगा आपको। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। साइन एक्स डी एक्स, जीरो से पाई/2। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स, जीरो से पाई/2। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। कॉस 90 हो गया जीरो, माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, कॉस जीरो हो गया 1 का जवाब आएगा। तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का रिजल्ट हमेशा एक न्यूमेरिकल रिजल्ट मिलेगा, डेसिमल में हो फ्रैक्शन हो, दैट्स अ डिफरेंट, बट एक न्यूमेरिकल रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से हमें इसकी वैल्यू खोजनी है। तो पहले इसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे। 1 था ना, तो 1 को हम एक्स टू दी पावर जीरो लिख सकते हैं। अब एक फॉर्मूला याद करा देते हैं आपको। ये फॉर्मूला था अपने पास, n-1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे n1 है और यहाँ पे जीरो है, तो हम दोनों जगह पे ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास इस बार डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो पहले सॉल्व कर देते हैं इसको। जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए तो अब हम यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे। लिमिट से हमारा जीरो से 1। पहले दोनों में एक्स की जगह 1 पुट करेंगे अपर लिमिट, और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। ये सॉल्व होके अपने को मिल जाएगा 4। ठीक है, एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है कि शायद हमें समझ में आ जाना चाहिए कि dx के इंटीग्रेशन को हम एक्स टू दी पावर जीरो इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, जिसका इंटीग्रेशन हमको एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिलेगा अगर हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करें। तो हमें ये याद रहना चाहिए कि dx का इंटीग्रेशन होता है x। ठीक है,
तो अब देख सकते हैं इस तरह से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, हमें फाइनल रिजल्ट एक मिल जाएगा। अपर लिमिट के साथ सॉल्व करके फिर माइनस साइन और फिर लोअर लिमिट के साथ सॉल्व कर देंगे बस। ठीक है, तो ये हो गई कहानी डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। पहला एप्लीकेशन है सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, इस इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दिस इक्वेशन दैट यू आर सीइंग राइट नाउ इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब हमें ये भी बता दिया गया है कि जब x की वैल्यू 0 है तो y 3 है। मैं आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्रू चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, dx को दूसरी तरफ भेजते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। तो dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा, जैसे dx का इंटीग्रेशन x था तो dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, इसको लिख लेते हैं। सिखाए थे कि दोनों का अलग अलग लिखने के बजाय पूरा इंटीग्रेशन करके एक सिंगल कांस्टेंट डाल देना, तो वही करेंगे। फॉर्मूला वही यूज किए हैं, एक्स टू द पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन है एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टू था एन का वैल्यू तो टू प्लस वन बाई टू प्लस वन, वन था तो वन प्लस वन बाई वन प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ से वाई का वैल्यू आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी टू माइनस सी वन। ये हो गया एक नया कांस्टेंट, तो वाई हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट सी। अब ये सी हम अब कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमको बोला गया है कि जब एक्स का वैल्यू जीरो डालोगे तो वाई का वैल्यू थ्री होना चाहिए। तो हम एक्स का वैल्यू जीरो डालते हैं तो वाई का वैल्यू होना चाहिए थ्री। इसका मतलब है सी का वैल्यू है थ्री। इसका मतलब वाई का फाइनल आंसर है। ठीक है, ये तो हो गया जब आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर हमको इसी को डेफिनेट इंटीग्रेशन से सॉल्व करना होता तो रीअरेंज कर देते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन है कि जब x का वैल्यू जीरो है तो y का वैल्यू थ्री है, जब ये x होगा तो ये y होगा। तो इस बार हम इस कंडीशन को उस तरह से यूज करें, जब x का वैल्यू जीरो तो y थ्री, का वैल्यू जीरो तो y थ्री, जब ये x तो ये y। अब देखो dy का इंटीग्रेशन y, इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम यहाँ कर चुके थे, बस कांस्टेंट को हटा देंगे तो ये वाला इंटीग्रेशन हम यूज कर ले रहे हैं। लिमिट है जीरो से x, अपर लिमिट, सॉरी जीरो से माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
अब देख सकते हैं दोनों में रिजल्ट सेम आए, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट सेम। ठीक है, तो इस तरह से हम उसी क्वेश्चन को डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द डेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रेशन। इस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला एप्लीकेशन है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो लेट्स से आई वांट टू फिगर आउट हाउ मच इज दिस एरिया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे x डिस्टेंस पे जाएं और dx का एक छोटा एलिमेंट काटें, और चूंकि ये ग्राफ बना हुआ है तो हमको y एज अ फंक्शन ऑफ x पता है, तो ये एक रेक्टेंगल की तरह अगर अज्यूम कर लिया जाए तो दिक्कत नहीं, क्योंकि dx काफी छोटा है, तो उस छोटे से पार्ट को टिल्टेड की जगह अगर हम हॉरिजॉन्टल भी मान ले तो ज्यादा एरर नहीं होगी। तो अब अगर इस रेक्टेंगल की बात करें, तो जब x है तो उस समय करस्पॉन्डिंग वैल्यू y है, तो उसका छोटा सा एरिया होगा लेंथ इंटू विड्थ। ऐसे जितने छोटे छोटे एरियाज अगर तोड़ तोड़ के बना लें और सबको ऐड कर दें, तो हम टोटल एरिया, ये वाला एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, चीजों को ऐड करना या इंटीग्रेट करना एक ही बात है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना। जब हम इसको ऐड करेंगे यानी इंटीग्रेट करेंगे, और कहाँ से कहाँ तक करेंगे, x1 से x2, तो ये LHS हमको एरिया देगा, और ये RHS ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो एक डेफिनेट इंटीग्रेशन बन गया है। इसका मतलब है अगर हमें एरिया अंडर द ग्राफ चाहिए तो हम वो डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमको y एज अ फंक्शन ऑफ x पता है, तो फंक्शन ऑफ x यहाँ डाल के इंटीग्रेशन कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, एक चीज का ख्याल रखना है कि ये dx है तो बता रहा है कि एरिया इज बाउंडेड विथ x एक्सिस। एरिया किसके साथ बाउंडेड है, x एक्सिस के साथ बाउंडेड है। अगर ये इस तरह का एक्सप्रेशन होगा, एंड वी नो f एज अ फंक्शन ऑफ y, तो फिर ये एरिया इज बाउंडेड विथ y एक्सिस, इज बाउंडेड विथ y एक्सिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी आर ट्राइंग टू से दिस, दिस इज द एरिया फ्रॉम y1 to y, दिस इज द एरिया वी आर। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं।
एक कर्व है y इक्वल टू एक्स, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, शायद आप समझ पा रहे होंगे। उसका एरिया हमको कैलकुलेट करना है विथ इंक्लोज्ड विथ एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 4। हम थोड़ा समझते हैं इसको, ग्राफिकली भी सॉल्व कर लेंगे और इंटीग्रेशन से भी सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास एक कर्व है y इक्वल टू एक्स, और हमको चाहिए फ्रॉम 2 टू 4। तो बेसिकली हम इस एरिया की बात कर रहे हैं क्लोज विथ एक्स एक्सिस। अच्छा, एक चीज तो हमको इधर समझ में आ गया कि चूंकि y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो ये भी 2 होगा और ये भी 4 होगा। तो इस ट्रेपीजियम का एरिया तो हम ग्राफिकली भी आराम से निकाल सकते थे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 2 प्लस 4 6 इंटू हाइट विच इज 2। तो एरिया होता 6 स्क्वायर यूनिट्स। अगर इसी को हम इंटीग्रेशन से सॉल्व करते तो हम लिखते हैं y dx फ्रॉम 2 टू 4, तो x dx फ्रॉम 2 टू 4, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 2 टू 4। तो हाफ को बाहर करो, पहले अपर लिमिट तो 4 स्क्वायर 16 माइनस लोअर लिमिट 2 स्क्वायर हो गया 4, 12 बाई 2 विच इज 6 स्क्वायर यूनिट्स। अब देख सकते हैं ग्राफिकली भी अपन वहीं पहुंचे हैं और इंटीग्रेशन से भी वहीं पहुंचे। एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए या तो आप प्लॉट करके ग्राफ से सॉल्व करिए, या फिर आप उसको प्रॉपर लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट करिए। हाँ, ये जरूर पढ़िएगा कि इंक्लोज विथ एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस के साथ इंक्लोज करना है एरिया तो वाई डी एक्स को इंटीग्रेट करना होगा, और अगर वाई एक्सिस के साथ करना है तो एक्स डी वाई करना होगा। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है। ठीक है। एक चीज और ध्यान देना है इसमें। मान लीजिए ये वाला एरिया अपन वाई डी एक्स से निकालते हैं, और अगर हम ए से बी बोल रहे हैं तो मतलब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। तो अभी क्या है कि इस पूरे मोशन में y भी हमेशा पॉजिटिव है, और चूंकि x बढ़ रहा है तो dx भी हमेशा पॉजिटिव है। तो ये वाला जो एरिया आएगा ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर इसी को उल्टा लिख दिया जाए कि y dx ही करना है लेकिन b से a करना है, तो इस बार आप देखेंगे कि आप b से a आ रहे हैं तो आपका x घट रहा है, तो आपका dx नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। तो हर समय ये वाला मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव है, तो वो सारा नेगेटिव ऐड होके आपको फाइनल रिजल्ट वापस से क्या देगा, नेगेटिव देगा। ठीक है। तो ये जो एरिया का साइन होता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये वाई डी एक्स ओवरऑल आपको क्या साइन दे रहा है। ठीक है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि एरिया अबव इज पॉजिटिव एंड एरिया बिलो इज नेगेटिव। वैसा नहीं है। वैसा तभी हो सकता है जब हम एक एक्सिस को टाइम एक्सिस पकड़ लें। अब जब इसको टाइम एक्सिस पकड़ लोगे, ये वाई एक्सिस है, तो टाइम में पीछे तो कभी जा नहीं सकते अपन। तो इसका मतलब श्योरिटी है कि हम हमेशा ए टू बी ही जाएंगे। और इस केस में क्या होगा कि जब आप वाई डी टी करेंगे फ्रॉम ए टू बी, तो डी टी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो ये वाई डिसाइड करेगा कि एरिया पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो उस केस में हम बोल सकते हैं अगर वाई पॉजिटिव है यानी अबव द एक्सिस है तो एरिया पॉजिटिव, अगर वाई नेगेटिव है यानी बिलो द एक्सिस है तो एरिया नेगेटिव। सो इन दिस केस वाई डिसाइड्स द साइन ऑफ एरिया, और एंड इन दिस केस यू कैन से एरिया अबव द एक्सिस is positive and area below the axis is negative.
बट यहाँ नहीं बोल सकते। यहाँ हमें देखना होगा कि हम ए से बी जा रहे हैं या बी से ए जा रहे हैं। ठीक है। हमारा 1D काइनेमैटिक्स तो जनरली इसी तरह का होता है, इसीलिए वहां पे अपन ये सब कुछ बोल देते हैं कि एरिया अबव इज पॉजिटिव, एरिया बिलो इज नेगेटिव। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे इस केस, इस बार अगर हम वाई डी एक्स करते हैं फ्रॉम बी टू ए, तो आप देख सकते हैं बी टू ए जा रहे हैं, मतलब डी एक्स खुद नेगेटिव है और वाई भी पूरे इंटरवल में नेगेटिव है। तो ये वाला एरिया जो है वो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाए। तो ये वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इस बार ये वाला पार्ट जो है, ये एरिया अगर आप देखेंगे तो ये आपको पॉजिटिव मिलेगा, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम बी टू। ठीक है, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम बी टू। ओके, एक फाइनल चीज देख लेते हैं। अगर आपसे इसकी वैल्यू पूछी जाए कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, तो आप देखेंगे कि y हमेशा पॉजिटिव है और जीरो से a जा रहे हैं, इसका मतलब dx भी हमेशा पॉजिटिव है। सो दिस विल बी पॉजिटिव। y dx फ्रॉम a टू b, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फिर आप a से b जा रहे हैं तो dx पॉजिटिव है लेकिन y पूरा नेगेटिव है। तो और वही आपसे अगर पूछ दिया जाए y dx फ्रॉम जीरो टू b, तो आप देखेंगे कुछ पार्ट पॉजिटिव है और कुछ पार्ट नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव वाला का मैग्नीट्यूड ज्यादा दिख रहा है मेरे को, तो ये पूरा चीज पॉजिटिव। दिस इज हाउ वी कैन प्रेडिक्ट sign of integration by looking at the area increase। जीरो से ए पॉजिटिव, ए से बी नेगेटिव, और अगर पूरा जीरो से बी एक बार में देखना है तो कुछ पार्ट पॉजिटिव है कुछ पार्ट नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव डोमिनेट कर रहा है, तो ओवरऑल पॉजिटिव। दिस इज हाउ यू कैन यूज इंटीग्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग एरिया अंडर दी curve। You can also use integration to solve differential equations that we have already discussed। और सबसे शुरुआत में हमने डिस्कस किया था कि there is something known as indefinite integration and then there is something known as definite integration। तो आई होप हमें ये सारी बातें क्लियर है, राइट? फाइन। With this then we have finished off the basic theory of integration which was required। Thank you everyone।